दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अगर मुद्दा बन जाएं तो बीजेपी के लिए इससे बेहतरीन चीज कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के अपने मुद्दे जनता के साथ जुड़ नहीं पाए। बीजेपी ने इस दौर में कांग्रेस को ही मुद्दा बनाने की बहुतेरी कोशिश की। इसी दौर में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया और जिस तरीके से उठाया, उसका जवाब देने की स्थिति में बीजेपी को आना पड़ा, या फिर बीजेपी के पास उसका कोई जवाब निकल कर आ नहीं रहा था। खास तौर से जाति समीकरण और उसमें पिछड़े तबके का सवाल। यानी चुनाव के केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी के उठाए मुद्दों के इर्द गिर्द समूची बीजेपी को घूमना पड़ रहा है। वो चाहे खुद नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या पूरी की पूरी बीजेपी की कतार ही क्यों ना हो। राहुल गांधी केंद्र में बने रहें और उसके जरिए राहुल गांधी को ही किसी एक मुद्दे पर घेर लिया जाए, इसके प्रयास बीजेपी बाखूबी कर रही है। और अब सवाल अमेठी और रायबरेली का है। तो अमेठी को लेकर राहुल गांधी क्या कोई मुद्दा बन सकते हैं? सिर्फ 2 ही दिनों का तो वक्त बचा है, यानी 3 तारीख को नॉमिनेशन हर हाल में अमेठी और रायबरेली में होनी है। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए, रायबरेली को लेकर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और इस दौर में मीडिया ने बीजेपी से कभी सवाल नहीं किए कि आपने रायबरेली की सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया। मीडिया ने घेराबंदी खुले तौर पर कांग्रेस की और कांग्रेस के जरिए इस सवाल को बड़ा करना शुरू कर दिया, क्या वाकई वायनाड से ही सिर्फ राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से नहीं लड़ेंगे? क्या वो अमेठी छोड़ चुके हैं? क्या रायबरेली में कोई उम्मीदवार कांग्रेस को मिल नहीं रहा है, या फिर खुद प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी? ये सारे सवाल आपने मीडिया में रेंगते हुए देखे होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के राजनीतिक जमीन पर वह कौन सा सवाल है जहां बीजेपी को अब लगने लगा है कि अगर अमेठी और रायबरेली यानी राहुल गांधी मुद्दा नहीं बने तो फिर उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी एक के बाद एक जो अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं, और खास तौर से हिंदी पट्टी में, क्योंकि दक्षिण भारत का बहुतेरा हिस्सा चुनाव वहां पर वोटिंग हो गई है। तेलंगाना एक बड़े हिस्से के तौर पर है। कर्नाटक के भीतर की परिस्थितियों में तो जेडीएस ने बंटाधार यूं ही बीजेपी का और ज्यादा कर दिया। लेकिन सवाल हिंदी पट्टी का है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में टकराती है। और यह भी सच है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कोई आज से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर रायबरेली का जिक्र कीजिएगा तो इस देश में दूसरा चुनाव यानी 1957 में जो दूसरा चुनाव हुआ था, तब फिरोज गांधी उतरे थे। और उसके बाद से इंदिरा गांधी, और उसके बाद से तमाम परिस्थिति एक के बाद एक सामने आती चली गई। अमेठी में तो पहली बार संजय गांधी उतरे थे 1980 में। और तब से लेकर अब तक यह माना गया कि दरअसल 96 और 98 के चुनाव, यह 2 चुनाव के वक्त में गांधी परिवार का कोई शख्स राजनीति में सक्रिय नहीं था। राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी, सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी। 1999 में वो जब मैदान में आई तो फिर दोबारा से चुनाव के मैदान में वह कूद गई। वो एक पूरी की पूरी लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस दौर में क्या वाकई वरुण गांधी को लेकर भी सवाल है? क्योंकि वरुण गांधी आज, जब उनकी अपनी माताजी मेनका गांधी नॉमिनेशन करने गई तो उस समय वरुण गांधी गायब थे। वरुण गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और वरुण गांधी के जरिए नहीं, बल्कि कई सूत्रों के आश्रय या मीडिया के जरिए या बीजेपी ने अपने तौर पर इन बातों को रखा कि वरुण गांधी खुले तौर पर कह चुके हैं कि वह किसी भी हालत में गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह उसी परिवार से जुड़े हैं। और ऐसे में सामने प्रियंका गांधी अगर रायबरेली में होंगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर पहली बार एक शतरंज की ऐसी बिसात बीजेपी ने बिछाई है जिसमें वह मानकर चल रही है कि शहमात के खेल में वह शह देने की स्थिति में है, क्योंकि राहुल गांधी मुद्दा बन सकते हैं। और दूसरी तरफ
कांग्रेस के भीतर क्या वाकई यह सवाल है कि अगर अमेठी और रायबरेली को उसने गंवा दिया तो हिंदी पट्टी के भीतर उसकी अपनी राजनीतिक पहचान सिमट जाएगी और वो दक्षिण भारत की पार्टी के तौर पर बच जाएगी। यानी जिस मैदान से राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की और जिस परिवार के आश्रय कांग्रेस की पहचान आज भी है, वह दोनों अगर सिमट गए, वह भी हिंदी पट्टी में, तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यह सवाल आज कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश से भी पूछा गया और उनका कहना था, इंतजार कीजिए 24 से 30 घंटे। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। दो सवाल तो साफ तौर पर हैं। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि रायबरेली से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या वो सरप्राइज के तौर पर वरुण गांधी को सामने लेकर तो नहीं आ जाएगी? और दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी को गंवाने की स्थिति में कांग्रेस कतई नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कांग्रेसी कैडर, उसका जो ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश के भीतर असल मायने में है, तो वह अमेठी और रायबरेली में सिमटा हुआ है। इससे इनकार कोई नहीं करेगा। इसीलिए यह सवाल है, क्या वाकई कोई सरप्राइज उम्मीदवार होगा या राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं उस आखिरी वक्त का जब रायबरेली को लेकर बीजेपी उम्मीदवारी का ऐलान कर दे? क्योंकि इन दोनों सीटों के इतिहास के अगर पन्नों को आप खोलना शुरू कीजिएगा तो अमेठी में पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस चुनाव ना जीती हो, और रायबरेली में भी कोई पहली स्थिति यह नहीं होगी जब कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता होगा। 96 और 98 का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त गांधी परिवार नहीं था। 96 में याद कीजिए सतीश शर्मा चुनाव जीते थे, कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, लेकिन 98 में संजय सिंह वहां से बीजेपी की टिकट से जीते थे और कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के थे, वह चुनाव हार गए थे। 1999 में सोनिया गांधी की एंट्री होती है और वो अमेठी से चुनाव लड़ती है और 2004 में अपने बेटे राहुल गांधी के लिए वह अमेठी की सीट खाली करती है और वह शिफ्ट हो जाती हैं रायबरेली। राहुल गांधी लगातार 2004, 2009, 2014 चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2019 में यानी पिछले चुनाव में उनको 43.8% वोट मिलते हैं। स्मृति ईरानी को 49.7% वोट मिलते हैं। तो एक इतिहास है जिस इतिहास की शुरू अमेठी की 1980 से हुई थी जब संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद 84 में राजीव गांधी आ गए जो 84 में लड़ते हैं, 89 में जीतते हैं, 91 में जीतते हैं और उसके बाद वहां पर सतीश शर्मा की एंट्री होती है। लेकिन रायबरेली में जब आप जाते हैं तो रायबरेली के भीतर में फिरोज गांधी 1957 से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की 1967 में एंट्री होती है और 1977 में याद कीजिए जनता पार्टी, इमरजेंसी के बाद की स्थिति, राजनारायण इंदिरा गांधी को चुनाव हरा देते हैं, लेकिन 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी जीत कर आती है और वो किसे हराती है? विजय राजे सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उनके सामने थी। उसके बाद अरुण नेहरू की एंट्री होती है, शीला कौल की एंट्री होती है और 96 में पहली बार बीजेपी यहां से जीतती है जब उनके उम्मीदवार अशोक सिंह जीतते हैं। 98 में भी कोई गांधी परिवार का व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं, तो 98 में भी अशोक सिंह जीतते हैं। उसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा, और 2004 से जब अमेठी सीट खाली करके रायबरेली सोनिया गांधी आ गई तो रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती चली गई, जो पिछले चुनाव तक भी उन्होंने चुनाव जीता है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या वाकई मामला इसलिए तो नहीं फंसा है कि वरुण गांधी कहीं सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर सामने ना आ जाएं? क्योंकि अगर आप पन्नों को पलटिएगा तो 1984 में याद कीजिए जब राजीव गांधी पहला चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त अमेठी में जिस दिन नॉमिनेशन था
उसी दिन उनके नाम का ऐलान किया गया कि वह अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और उस वक्त उनके सामने कौन था? उस वक्त उनके सामने मेनका गांधी थी। मेनका गांधी को हालांकि सिर्फ 11% वोट मिले और राजीव गांधी को 83% वोट मिले 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद जो पहला चुनाव हुआ था। और 400 से ज्यादा सीट कांग्रेस उस दौर में जीत गई थी। तो सवाल यह है कि 1984 के इतिहास या उस दौर के पन्नों को दोबारा इस दौर में नरेंद्र मोदी और शाह क्या गांधी परिवार के आपसी टकराव की परिस्थिति में रायबरेली की सीट पर वह देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? यह सवाल हल्के फुल्के तरीके से आज मेनका गांधी से पूछा गया। मेनका गांधी ने हल्के फुल्के तरीके से जवाब दिया, लेकिन हवा में उड़ा दिया। मैम, अमेठी और रायबरेली की सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या लगता है अमेठी पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए? बेटा, 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पत्ता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। थैंक यू सो मच। अब मेनका गांधी ने तो कह दिया कि वो जब पत्ते खोलें तब खोले, 2 ही दिन तो बचे हैं। लेकिन सवाल है कि जब राजनीतिक तौर पर देश की समूची राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घुमड़ रही है और बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी मुद्दा बन जाएं, क्योंकि अगर बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन को इस दौर में आप देखिएगा तो एक बड़ा मुश्किल सवाल इस दौर में बीजेपी के सामने है कि उनके पास वोट आएंगे कहां से। हिंदुत्व के नाम पर 2014 में 36% वोट बीजेपी को मिले थे। 2019 में वो बढ़कर 44% हो गए। हिंदुत्व और नेशनलिज्म बालाकोट उस दौर में हो चुका था, याद कीजिए। तो इस दौर को अगर देखिएगा तो 2024 बिल्कुल अछूता है। 2024 में तो जातीय मामले ज्यादा हैं, मुद्दे जमीन से जुड़े हुए ज्यादा हैं और बीजेपी 10 बरस सत्ता भोग चुकी है, तो उन मुद्दों का जवाब देने की स्थिति में वो नहीं है। तो ऐसे में उसके पास वोट कहां से जुड़ेंगे? और इसीलिए वो चाहती है कि राहुल गांधी एक मुद्दा बन जाएं, अमेठी के जरिए ही सही। तो वो चाहते हैं कि दरअसल किसी तरीके से अमेठी और रायबरेली के इर्द गिर्द गांधी परिवार को अब घेरा जाए। लेकिन राजनीतिक जमीन क्या कहती है, जरा इसे परखिए। तो गरीबों को जाति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, जाति की राजनीति को खारिज करने के लिए। और 2014 में 24% गरीबों ने वोट अगर नरेंद्र मोदी को दिया था, तो यह 2019 में बढ़कर 36% हो गया, यानी 12% बढ़ गए। लेकिन 2024 में गरीबों का ही सवाल कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में न्याय के आश्रय लिख दिया। पैसा बांटने का जिक्र कर दिया, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने का जिक्र कर दिया। एक झटके में बीजेपी के सामने यह सवाल आ गया, अब वो गरीबी पर कैसे लड़ सकती है। और इसी तरीके से अगर लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को भी आप परखिएगा तो 2014 की तुलना में 2019 में बीजेपी के वोट बढ़े। 31% से 36% लोअर मिडिल क्लास में हो गया, 32% से 38% मिडिल क्लास में हो गया, 38% से 45% अपर मिडिल क्लास में हो गया। तो सवाल यह था कि क्या वाकई जाति की राजनीति इस दौर में साध सकती है बीजेपी? यहां भी उसे मुश्किल है। और उसकी मुश्किल सबब यह है कि दरअसल दलितों के भीतर भी अगर देखिए तो 24% वोट 2014 में बीजेपी को मिले, जो 10% बढ़ गए, और 34% वोट 2019 में बीजेपी को मिले, जो CSDS का पूरा सर्वे उस दौर में निकल कर आया। उसने बताया कि ओबीसी को भी आप 2 हिस्सों में बांटिए, एक ओबीसी के भीतर जो अपर ओबीसी क्लास है और एक लोअर ओबीसी क्लास है। तो देखिएगा कि अपर ओबीसी क्लास में 10% वोट का इजाफा 14 से 19 के बीच हुआ, 30 से 40% आ गया, और लोअर में 8% का इजाफा हुआ, 40 से 48 हो गया। लेकिन इसी ओबीसी को राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने चुनाव का मुद्दा कुछ इस तरीके से बना दिया कि बीजेपी इसके दायरे में फंस गई और वो समझ नहीं पाई कि अब प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी की राजनीति को साध पाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि सवाल जाति जनगणना का है, सवाल उस एक्सरे का है जिसके जरिए किसकी कितनी भागीदारी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, यह भी सामने आना चाहिए। तो राजनीतिक तौर पर उलझन सिर्फ ओबीसी
और दलितों के बीच ही नहीं आई, बल्कि यह सवाल अपर कास्ट के भीतर भी आया, जो इस दौर में अगर व्यापार से जुड़ा है, अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट में है, वहां भी 6% का इजाफा 54 से 60% तक बीजेपी पहुंची। आदिवासियों में 2% का इजाफा हुआ, 40% से 42% पहुंची। इसीलिए यह सवाल है कि कोई मुद्दा अपने तौर पर बीजेपी के पास नहीं है जहां वो राजनीति को साध सके, क्योंकि पहले 2 चरणों ने उसको कई कदम पीछे रखा है और आने वाले 5 चरणों के मतदान में वो चाहती है कि मुद्दा किसी भी हाल में राहुल गांधी बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि रायबरेली की सीट क्या इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि गांधी वर्सेस गांधी करके भी वो मुद्दा क्रिएट कर सकती है। ऐसे में हमें लगता है एक हिस्सा देखना चाहिए प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को। प्रियंका गांधी आज असम के धुबरी में थी। वहां पर वो जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े हैं, जिसपे इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खामोशी बरते हुए हैं। लेकिन एक दृश्य देखिए जरा, धुबरी का वो दृश्य जहां पर प्रियंका की मौजूदगी है, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और वो जिन मुद्दों को उठा रही है वो वही मुद्दे हैं जो इस दौर में जिस राजनीतिक जमीन को बीजेपी गंवा चुकी है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ में है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं, इतने सालों से उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो बेरोजगार है। अब सवाल है प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? और बीजेपी की अपनी बिसात कहती है कि बारामती के तर्ज पर रायबरेली का खेल भी क्यों ना कर दिया जाए। बारामती में शरद पवार का परिवार आपस में टकरा रहा है। एक तरफ बेटी है, दूसरी तरफ उनके अपने भतीजे की पत्नी है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं, किसी की जीत किसी की हार हो, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा होगा। राजनीतिक सौदेबाजी या तो अजीत पवार की बढ़ेगी या फिर खत्म होगी, या फिर शरद पवार का राजनीतिक कैरियर या तो खत्म होगा या वो अजीत पवार पर हावी हो जाएंगे। राजनीति की यह बिसात क्या रायबरेली में चलेगी? और वरुण गांधी को इस दौर में इसीलिए क्या खामोश कर दिया गया? इसीलिए वरुण गांधी अपनी मां की नॉमिनेशन में भी साथ नजर नहीं आए, जबकि वह शुरू में कह चुके थे मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। तो ऐसे में नॉमिनेशन के दिन तो साथ रहना चाहिए था, यह सवाल कोई भी पूछेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में राहुल गांधी जिन जिन मुद्दों को उठाते चले गए, उन मुद्दों के आसरे बीजेपी ने चाहा कि उस पर सफाई दें, जवाब दें और अपनी बातों को रखें, और होते होते बात अयोध्या तक भी पहुंची। राष्ट्रपति आज अयोध्या में राम मंदिर पहुंची और इन सब के बीच जवाब देने के लिए चंपत राय आए। चंपत राय जो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो अपने राजनीतिक तौर पर स्वयंसेवक के तौर पर काम किया और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, वो जब सामने निकल कर आए तो उनके जरिए भी वही दलित, वही ओबीसी, वही शेड्यूल्ड ट्राइब, उन्हीं बातों का जिक्र और राहुल गांधी की बातों का जवाब देना कि यह मंदिर में उन तबकों को घुसने नहीं देना चाहते थे, तो सफाई के तौर पर वह खुले तौर पर निकले। लेकिन समीकरण राजनीतिक है उनके जैन में भी। यह सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन पहले सुनिए। आज के वातावरण में, और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था।
रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। यानी हर कोई समझ चुका है कि दरअसल यह लोकसभा चुनाव उसके अपने राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और जो राजनीति में नहीं है वह भी राजनीतिक बिसात पर खेलने के लिए मजबूर हो चले हैं, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व उस राजनीति से जाकर जुड़ गया है जहां पर इस देश की मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए सत्ता ही सबसे बड़ी विचारधारा हो चुकी है। तो फिर सवाल तो कई निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल इस दौर का यही हो चला है कि दरअसल इस दौर में बीजेपी 10 बरस की सत्ता के बाद, या नरेंद्र मोदी 10 बरस की सत्ता के बाद जिस बिसात को बिछा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का मुद्दा बनना, अमेठी और रायबरेली की सीट को राजनीतिक तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में सतह पर ले आना और तमाम मुद्दे दरकिनार करके अपनी राजनीति को साधना, यह प्रयास पहली बार है, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए तो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, लेकिन वह मुद्दा ज्यादा चल नहीं पाया करप्शन के आश्रय, क्योंकि करप्ट लोगों को साथ में बीजेपी ने जोड़ा। उसके बाद ध्यान दीजिए तो कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिए निशाना साधा गया, बात वहां भी फेल हो गई। कोई लेफ्ट का हो, कोई राइट का हो, सब तरह के सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को साथ लेने की प्रक्रिया में बीजेपी आकर खड़ी हो गई। यानी 400 पार का नारा अपने बूते वो लगा रही थी, लेकिन सब कुछ टाएं टाएं फिस हो रहा था, वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद कहीं पर पर्चा खारिज हो गया जो सूरत में नजर आया, इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी में चला गया। यानी गेम दर में खेलते खेलते बात ईवीएम तक पर भी पहुंची, और यह भी पहुंचा कि पहले 2 चरणों में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए वहां वहां वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा। हालांकि यह सवाल राहुल गांधी के साथ भी जुड़ा है। इस दौर में राहुल गांधी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जिन क्षेत्रों में गए हैं, वहां 10 में से 9 क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है। यानी लोग उस रूप में मौजूदा राजनीति के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और एक करंट चाहिए इस दौर में बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए। और इसी दौर में 5 दिन लग गए इलेक्शन कमीशन को बताने में कि कितने % वोट हुए हैं। उसको लेकर भी एक अलग राजनीति, यानी सत्ता हर हाल में रहे, और सत्ता हर हाल में रहे तो मुद्दे खुद के द्वारा पैदा किए हुए हों तो फिर उस बिसात पर खेलने का मजा कुछ और होता है। और संयोग से अभी तक राहुल गांधी की बिसात पर प्रधानमंत्री मोदी को खेलना पड़ रहा है। और अब सवाल अमेठी और रायबरेली का आया है, तो फिर राहुल गांधी मुद्दा बन जाए और इस बने हुए मुद्दे के आश्रय राजनीति साध ली जाए, यह सवाल बीजेपी के मन में है। तैयारी पूरी है। और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव ठसक के साथ लड़ रही है, तो फिर राजनीति की धारा इस देश के भीतर में कैसे बदलेगी, वह भी यूपी से, यह बताने की जरूरत नहीं। इसका जिक्र बार बार मुहावरों के जरिए और अपने डायलॉग्स के जरिए अखिलेश कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।